आज के सेशन में स्टूडेंट्स तो हम बात कर रहे थे। आज का सेशन ये आपका इंग्लिश का एक फर्स्ट ईयर का कोड है BEGC 132, जिसका हम प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में कवर कर रहे हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपके ये जो पर्टिकुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने पिक किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चंस पूछा जाएगा और इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स इन्हीं क्वेश्चन की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम बेस्ट नंबर से कवर हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं इसके प्रीवियस सेशन का भी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाके पर्टिकुलर उस सेशन को अटेंड करके आप अपने प्रीवियस क्वेश्चन को भी कवर कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं आज के सेशन में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आइडेंटिफाई द टेंशन एंड वायलेंस आवर ओवर लैंग्वेज इन इंडिया। यानी कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है पर्टिकुलर हमारे वायलेंस जो है, हमारे टेंशन की वजह है हमारे इंडिया में, कि जो लैंग्वेजेस के लेके हमारा जो टेंशन होता है, जो हमारा प्रॉब्लम्स होता है, उसके रूप में जो है हमारा पर्टिकुलर क्या सीन है। तो देखिए 1965 से लेके मैनी पीपल्स डाई टू एमोलटेंट। जो टेंशन की वजह है क्या है कि आज हम अपने भाषा के रूप में, यानी कि जो लैंग्वेज के रूप में भी है ना, एक एंटी रोल प्ले कर रहे हैं। एंटी रोल प्ले कर रहे हैं कि हमारा हिंदू धर्म है तो हम हिंदी व्यवस्था, अंग्रेजी व्यवस्था का जो पाश्चात्य संस्कृति जो है, हमारा वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर में जो हमारा इंग्लिश का जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को हम ज़्यादा अपना जो है स्मूथली, मतलब बोल सकते हो कि अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं। आज हमारा देख लीजिए कि हमारा टेंशन का एक वजह क्या है लैंग्वेज को लेके, कि हमारे राष्ट्रभाषा जो है ना, उसको ही हमारे लोगों के द्वारा ही उसकी ना रिस्पेक्ट दी जा रही है, ना उसकी कदर की जा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, ठीक है। अब दूसरा हमारा आ जाता है रिलीजन्स। रिलीजन्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि हिस्टोरिकल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, रिलीजन्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू कन्वे आवर English language and also your Hindi language and other languages, because they will be all over that, कि ये आपके जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, और लैंग्वेज डिफरेंट होने के बाद उनके लोगों का थॉट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग अलग होगा। अब कोई हिंदी बोलता है तो वो अपनी हिंदी को ही सर्वश्रेष्ठ मानेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। अब कोई इंग्लिश बोलता है तो वो इंग्लिश को ही प्रायोरिटी देगा, इंपॉर्टेंस देगा। अब कोई बंगाली बोलता है, कोई अपना बोल सकते, तो अलग अलग। तो इस कारण से क्या है, हमारे आर्टिकल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है ना, आपके 22 लैंग्वेजेस को आगे जाके डिवाइड किया गया, यानी कि जिससे बोल सकते हो नेशनैलिटी लैंग्वेज के रूप में जो है पर्टिकुलर हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। जिसके अकॉर्डिंग मैं बात बोलूँ तो आपका जो है आंध्र प्रदेश कंपोनेंट्स के रूप में, यानी कि आंध्र प्रदेश कंपोज्ड हो रहा था, जब बन रहा था आंध्र प्रदेश का जो, जहाँ से फिर जन्म हुआ या फिर स्थापना हुआ, तो उस स्थिति में जो है अलग अलग सिचुएशन में हमारे जो पर्टिकुलर रिलीजन्स के लेके, हमारे लैंग्वेज को लेके लोगों के जो पॉपुलेशनिटी थी वो क्या था, हमारे कैपिटल्स जैसे कि बात की जाए तो हैदराबाद हो गया, ठीक है, तो हैदराबाद की व्यवस्था देखने को मिला, ठीक है। तो इन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है ना हमारे अलग अलग स्टेट का ना निर्माण हुआ। जैसे कि बांग्लादेश बंगाली बोला जाता है, भाई आपका बोल सकते हो कि बिहार, वहाँ पे भोजपुरी बोला जाता है, ठीक है। पंजाब पंजाबी बोला जाता है, हरियाणा हरियाणवी बोला जाता है, ठीक है। तेलंगाना तेलुगु बोला जाता है। तो मतलब अलग अलग जो हमारे देश में हमारे स्टेट हैं, उन स्टेट में लैंग्वेज को लेके क्या है, हमारा स्टेट डिवाइड हो चुका। अब जिसके कारण हमारा क्या है, ये सबसे बड़ा ओवरऑल प्रॉब्लम है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्लियर है। अब उसके बाद हमारा इसमें थर्ड पॉइंट आ जाता है, वॉयलेंस ऑफ डेट ब्रोक आउट दी स्टेट एंड असम इन दी अर्ली 1980 में जो है आपका असम का भी जो है यहाँ पे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है एथनेटिक पॉलिटिक्स के रूप में जो है यहाँ पे साउथ एशिया के स्टेट के रूप में जाना गया, जिसमें आपका बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो कश्मीरी लोग बसे हुए हैं और जो आपके हिंदू लोग बसे हुए हैं, तो उसमें आपका एक विवाद रूप में रहा है, ठीक है। जो कि ब्रिटिश औपनिवेश रूप में, यानी कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट था, यानी कि ब्रिटिश कॉरपोरेट था, वो क्या था, वो हमारे देश में क्या कर रहा था, हमारे देश में क्या कर रहा था, डिवीज़न कर रहा था। डिवीज़न यानी कि बांटने का काम कर रहा था। और इसी का जो है हमारे देश के कारण, हमारे देश में इसी के कारण,
ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट भी इसी में हम कवर कर लेते हैं कि हमारा जो आपका बोल सकते हैं कि हमारा अगला पॉइंट है जो आपका बंगाली जो है, बंगाली भाषा बोला जाता है, वहाँ पे भी आपको किस तरीके से फर्दर ऑफ इमिग्रेशन जो हुआ। इमिग्रेशन का मतलब होता है कि माइग्रेशन, यानी कि माइग्रेशन जो है आपके बंगाली बोले जाने वाले जो व्यक्ति थे वो क्या थे, वहाँ पे बहुत से आपके बोल सकते हो कि मुस्लिम मुस्लिम लोग थे जो आपके बोल सकते हो जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ, जब पाकिस्तान से बांग्लादेश को विभिन्न किया गया, तो उस स्थिति में जो है वहाँ की गवर्नमेंट सरकारें जो है स्पेसिफाई जो करने की बात की जाए तो लैंग्वेज के अनुसार जो है ना बांग्लादेश को अलग राज्य के रूप में दर्जा लेने के लिए उन्होंने अपनी मांग करी गवर्नमेंट किसके सामने, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के सामने। इसी के कारण जो है उसका विभाजन हुआ और ये क्या है, बांग्लादेश एक पूर्ण रूप से अपने पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग, अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी है या फिर स्टेबल है। ठीक है, तो इस चीज़ के कारण हमने ये आइडेंटिफाई किया कि जो वॉयलेंस होने का कारण है वो पर्टिकुलर लैंग्वेज है जो शुरू से हमारे देश में देखे हुए आ रहे हैं। बिकॉज हमारे देश में जितने भी आपके स्टेट का निर्माण हुआ है ना वो आपके रिलीजन से ज़्यादा आपके लैंग्वेज से के रूप में हुआ है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे कि आपको बता ही दिया, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है। ठीक है, आपका बोल सकते हैं बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, असम में आपका असमिया भाषा बोला जाता है। ठीक है, या फिर गुजरात में गुजराती बोली जाती है। ठीक है, तो ये हमारे जो है अलग अलग जो क्षेत्रों में हमारे स्टेट में जो मतलब स्टेट का निर्माण हुआ, हमारे कैपिटल का निर्माण हुआ, तो उस स्थिति में हमारे जो व्यवस्था थी वो लैंग्वेज के अनुसार ही डिवाइड हुआ था, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज के कारण जो है यहाँ पे वॉयलेंस का सबसे बड़ा कारण रहा। यानी कि बोल सकते हो वॉयलेंस, यानी कि बोल सकते हो हम जैसे फॉर एग्जांपल कोई लड़ने के लिए कोई तैयार होने लगता है, क्रोधात मतलब लड़ाई झगड़े के लिए, तो वॉयलेंस बोला जाता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो भाषा था ना वो सबसे बड़ा एक लड़ाई का कारण बना था, हमारे बोल सकते हो झगड़े का एक रीजन था। क्लियर है। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन दी भक्ति मूवमेंट्स, BHAKTI भक्ति मूवमेंट्स। ठीक है, तो देखो इसका डेवलपमेंट जो है ना वो कहाँ पे हुआ, हमारा तमिलनाडु के एरिया में हुआ। द डेवलपमेंट ऑफ ए भक्ति मूवमेंट्स टुक प्लेस इन अ तमिलनाडु बिटवीन 7th एंड 12th सेंचुरी, यानी कि 7वीं से लेके 12वीं शताब्दी के बीच जो है हमारा भक्ति मूवमेंट यानी कि भक्ति व्यवस्था जो है उसकी विकास 7वीं से लेके 12वीं शताब्दी के बीच हुआ, जिसमें हमने लोगों के इमोशंस देखे, किनके प्रति, नारायण के प्रति और शिव के प्रति। यानी कि जो नारायण थे और जो महादेव थे, जिसे हम शिव जी के नाम से भी जिन्हें हम शिव जी के नाम से भी जानते हैं, उनके रूप में जो है और विष्णु के अवतारों की व्यवस्था जो है यहाँ पे देखने को मिली। और इसी के रूप में जो है यहाँ पर रिलीजन्स के अनुसार हमने भक्ति व्यवस्था यानी कि मूवमेंट देखा। और ये वर्शिप के रूप में अपने आप में अपने मतलब जो क्षेत्र में मतलब पूजा करने का, वर्षी का मतलब होता है कि हमारी ये कामना है, अपने ईश्वर से रखते हैं कि हाँ भाई ये हमारा जो है ये हमारा पूरा हो जाए। कामना का मतलब होता है पूरा हो जाना, ये पर्टिकुलर हमारा जो फैसला लिया। फॉर एग्जांपल हम कई बार बोलते हैं भगवान जी आप ये कर दो तो मैं आपके लिए इतने मतलब इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, तो ये क्या है, ये वर्शिप है। हमने मतलब उस चीज़ की आराधना करते हुए मांग की। ठीक है, तो अब उसी के रूप में जो है यहाँ पे 7वीं से लेके 12वीं शताब्दी के रूप में जो है नारायण जी के अवतार, नारायण जी ने किस तरीके से धरती पे अवतार लेते हुए नरसंहार किया या फिर मनुष्य की रक्षा की, धर्म की स्थापना किया। कृष्ण के ये बोल सकते हो इम्पैक्ट्स भी दिखाया कि कृष्ण व्यवस्था में जो है गोपियों का अस्तित्व कैसा रहा। तो ये सारा हमारा भक्ति मूवमेंट था। मोर इफेक्टिव मेथड्स ऑफ दिस पेंडिंग भक्ति आइडियोलॉजी के रूप में जो है, आइडियोलॉजी का मतलब ये होता है कि एक आइडियल मान के हम अपने ईश्वर को आइडियल मानते हैं ना। फॉर एग्जांपल लाइक डेट कि हम बोलते हैं कि जो इस दुनिया का सर्वप्रथम प्रेम व्यवस्था था, प्रेम और प्रेमी के रूप में जाने वाले वो महादेव और मतलब पार्वती के रूप में जानी जाती हैं। ठीक
ठीक है। तो वो हम एक आइडियल के रूप में मानते हैं। तो हम कहते भी हैं ना कई बार कि हाँ, मोहब्बत या फिर इश्क करो तो महादेव और माँ पार्वती की तरह करो, कि जिसके साथ में मतलब मरने के बावजूद भी जिए तो उन्हीं के लिए जिए। या फिर मतलब एक बिछड़ने का दर्द क्या होता है, जिस तरीके से महादेव को वियोग हुआ था, जिस तरीके से माँ पार्वती से वो बिछड़े थे, तो किस तरीके से मतलब वो अपनी मतलब अस्तित्व ही भूल गए थे कि वो किस व्यवस्था में है और कौन है। तो वही आपके प्रेम व्यवस्था के रूप में, प्रेम और प्रेमिका के रूप में जो जाने वाले हैं, वो आपके महादेव के रूप में जाने जाते हैं। तो ये बात हम कहते हैं कि मतलब मोहब्बत और पति पत्नी का धर्म के रूप में जो है महादेव को माना जाता है। ठीक है। तो ये आपका धीरे धीरे विकास होते हुए आपका तेलुगु, कन्नड़, आपका ओडिया यानी कि उड़ीसा के रूप में देखा जाता है, मलयालम, मिथाली और गुजराती, इन सभी रूपों में जो है हमारे भक्ति आंदोलन का जो है विस्तार यहीं पे देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे आपका रामानंदन जैसे लोग आए, कबीर जैसे लोग आए, यहाँ पे गुरु नानक जैसे लोग आए। ठीक है। उसके बाद मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास जैसे कवि आए। उन्होंने भक्ति आंदोलन को पूर्ण रूप से अब यहाँ पे आगे बढ़ा दिया अपने रचना के माध्यम से, और उनके द्वारा अपने गॉड की प्रेम और प्रेमिका का जो है, जैसे रामा हरि गोविंदा, ठीक है, अल्लाह रहीम इत्यादि, जैसे खुदा, जैसे खुदा का अलग अलग नाम अल्लाह ताला बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, सबका एक नज़रिया बन गया मनुष्य को आगे चलते देखते हुए, और यही कारण है जहाँ से आपका भक्ति मूवमेंट देखने को मिला। और भक्ति मूवमेंट बाद में देखने को मिलता है कि ऑलमोस्ट सभी लोगों के जहन में अपने अपने धर्म, अपने अपने भक्ति व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से देखने को मिले। अब जैसे कि आपने देखा होगा आजकल केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है, अलकनंदा इत्यादि जैसे क्षेत्रों में आज देख लो भाई, इतनी भीड़ लगी रहती है। क्या इससे 5 साल पहले इतनी भीड़ थी? नहीं थी। तो इस स्थिति में क्या है, हम ये कह सकते हैं कि आज हमारा जो समय है ना, वो अपनी भक्ति मूवमेंट को दिखाने वाला भी समय आ चुका है कि हाँ, हम एक भक्त हैं। ये आजकल शो ऑफ किया जा रहा है। तो ये सारी बातें जो है हमारा भक्ति मूवमेंट के रूप में देखा जा रहा है। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं इसके अगले क्वेश्चन के बारे में। तो राइट द सब्सटेंस इजी, हमारा ये है, राइट द सब्सटेंस इजी द मड लवर, यानी कि जिसे मद लवर भी बोल सकते हैं, लेकिन इसे मंड लवर बोलेंगे। ठीक है। यानी कि MAD, मैड लवर भी बोल दो, चाहे कुछ भी बोल दो आपके अकॉर्डिंग। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है पर्टिकुलर आप पे डिपेंड है कि प्रोनाउंसिएशन मैड बोलते हो, मड बोलते हो। ठीक है। तो डॉक्टर दास बिगनिंग्स इज इजी, ये मड लवर जो जिसके द्वारा बोला गया, जिसे मैड लवर के नाम से भी जाना गया, डॉक्टर दास को जाना जाता है। ठीक है। तो उनके द्वारा एक स्पिरिचुअल लॉन्गेज बताया गया कि जो सूफी जो थे ना, अपने मतलब भक्ति करने के लिए इतने विख्यात है, इतने जाने जाते हैं, जो पर्टिकुलर एक यहाँ पे मड के जगह पे मैड के रूप में देखा जाता है। यहाँ पे है मड, लेकिन ये मैड के रूप में देखा जाता है। ठीक है। अब मैड क्यों देखा जाता है? बिकॉज सूफी संत जो ऐसे भक्ति में लीन रहते हैं, ठंड क्या है, बरसात क्या है, दिन क्या है, रात क्या है, कीड़े मकोड़े क्या है, जंगल फसाना जो भी है, ये सब बिल्कुल है अपने आप को मतलब इन सब से दूर करके, जीवन व्यवस्था का हर एक स्थिति से दूर करके अपने आप को लीन करे रहते हैं अपने भक्ति में, अपने ईश्वर की आराधना में। जिसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लिबरलिज्म के रूप में जो है, यानी कि बोल सकते हो कि आज हम लिबरल है, यानी कि स्वतंत्र रूप में हम देखे जाते हैं। सच ए ब्यूटी ऑफ फुल ऑफ ए क्रेडिटेड, यानी कि जो आज हमारा समाज है वो मतलब एक फ्रीडम दे रखा है कि हाँ, हम अपने अनुसार जो है अपनी भक्ति कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ जो था ना, अंग्रेजी सभ्यता के रूप में नहीं था। बिकॉज अंग्रेजी सभ्यता अपने अनुसार हर तरीके से हर क्षेत्र में हम अपना कंट्रोल चाहती थी, जो कि बेसिकली उन्होंने किया भी। तो इस स्थिति में ये जो है मैड लवर जो है, इनके द्वारा ये बात बताया गया, यानी कि डॉक्टर दास के द्वारा ये बात बताया गया कि जो मनुष्य है एक स्पिरिचुअल व्यवस्था है, जो आपके सूफी के रूप में जानते हैं, जो कि अपने भक्ति के रूप में पूरे मतलब क्षेत्रों में विख्यात होते हैं। कॉमनली अगर मैं बात बोलूँ तो एक मैन है जो अपने आप में कंट्रोल करने में बहुत असक्षम होता है, यानी कि मतलब सक्षम नहीं हो पाता, कैपेबल नहीं हो पाता। क्योंकि देखो जो सूफी संत होते हैं
अगर रियलिटी वाले वास्तविक रूप में जो ढोंगी वगैरह तो भाई पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं, ये ढोंगियों की बात नहीं कर रहे हैं हम जो रियलिटी में जो है आपका पर्टिकुलर क्या बोलते हैं सूफी जो संत होते हैं ना, वो अपने आप में एक स्पिरिचुअल कोमलनी रखते हैं कि वो अपने बॉडी पे पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लेते हैं, अपने हॉर्मोन्स पे, अपने फिजिकली मेंटली सभी चीज़ों पे अपने बॉडी को कंट्रोल करके अपने आसपास के एनवायरनमेंट में वो अपना सर्वाइव चाहते हैं। ठीक है, कॉमन क्लियर है यहाँ तक। अब ये सूफीज जो हैं पर्टिकुलर अपनी भक्ति के रूप में एक सेंट मैसेज करते हैं, मतलब मैसेज देते हैं हमें ह्यूमैनिटी नेचर के लिए कि हमें कुछ भी करना है तो हमें पर्टिकुलर अपने चीज़ पे, अपने मानसिक स्थिति पे अपना केंद्रित करना होगा ध्यान। ठीक है, तभी हम किसी भी ना किसी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। ये बात जो है डॉक्टर दास के द्वारा अपने डेफिनेशन में बताया गया। ठीक है, अब उसके साथ साथ जो है यहाँ पे डॉक्टर दास ने मेंटेन मिनट्स के रूप में भी जो है यहाँ पर फिजियोलॉजी भी देखा, इन्होंने फिजियोलॉजी की स्टडी की, उसके बाद भक्ति साइंस की व्यवस्था में दोबारा स्टडी करने के बाद जो है अपनी इस तरीके की रिपोर्ट मतलब तैयार की, जिसके अकॉर्डिंग, उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये हमें पता चल गया कि अब यहाँ पे जो ओवरऑल एक ही चीज़ था, स्पिरिचुअल था। स्पिरिचुअल जो कि आपके सूफी संत जो थे अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए अपने ऊपर पूर्ण रूप से अपने बॉडी तथा मेंटलिटी सभी तरीके से अपने आप पे कंट्रोल कर सकते थे, जिसके अकॉर्डिंग वो अपना विकास, अपना डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थितियों में देखे गए। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आ जाता है वेरियर्स ऑफ, जो इसके आगे ही पॉइंट है ये। ठीक है, तो डॉक्टर दास ने रिलेटेड किया हमारे कंपोनेंट्स यानी कि हमारे कॉन्सेप्ट के सिंबल को कि हमारे लिए मतलब क्या मैटर करता है, अपने ईश्वर के प्रति प्यार जो है, श्रद्धा जो है वो मैटर करता है। तो बिल्कुल डॉक्टर दास ने इस बात को एग्री किया। क्यों? क्योंकि इस बात को बताया कि देखिए जो हमारा ईश्वर है वो हमसे किसी न किसी चीज़ की अपेक्षा करते हैं, किसी न किसी चीज़ की उम्मीद करते हैं कि हाँ वो इस तरीके की करे। ठीक है, तो उसी स्थिति में डॉक्टर दास ने यह बात अपने आप को स्पष्ट रूप से बताया कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सोसाइटी में आपकी जो स्थिति है, अपने कृष्ण भगवान, अपने ईश्वर के प्रति जो भक्ति है, उस भक्ति को आपको किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा, वो आपकी इच्छा अनुसार आप अपनी भक्ति कर सकते हैं। तो इसी स्थिति के कारण जो है पूर्ण रूप से आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, हमारे बोल सकते हो कि क्षेत्रों में आज हम भक्ति के रूप में कितना आगे बढ़ चुके हैं कि बस दिन रात जो है अपना पर्टिकुलर ध्यान केंद्रित करने के लिए हम एक स्थान पे भी चले जाएं तो वहाँ भी भीड़ की मात्रा ही देखने को मिलेगी। तो मोरल ऑफ द टॉपिक क्या है कि मनुष्य आज शांति की प्राप्ति के लिए कहा जाता है मंदिरों में जाना पसंद करता है, ताकि जो है भजन के साथ साथ प्रसाद भी ग्रहण किया जाए। तो इसी रूप में जो है हमारी भक्ति को जो आगे बढ़ाते हुए अलग अलग सूफी संतों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो कि आज हमारे समाज में एक पर्टिकुलर मड लवर के रूप में जाने जाते हैं। इट मीन्स मेड लवर के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर है? अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। व्हाट आर द सेंटेंट फीचर ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनिक फिलोसोफर वर्किंग विद दलित्स? यानी कि व्हाट आर द सेंटेंट फीचर्स इफेक्टिव ऑर्गेनिक फिलोसोफर, यानी कि जो हमारे फिलोसोफर हैं, यानी कि पर्टिकुलर जो हमारे विद्वान हैं, वो अपना एक अटेम्प्ट जो है अपने एरिया का दिखाना चाहते हैं, जो कि पूर्ण रूप से अगर मैं बात करूं तो इस तरीके की जो स्थितियां हैं वो महत्वपूर्ण रूप से हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में बदल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हमारे दलित लोगों के लिए बात बोलते हैं तो देखिए दलित लोगों की आइडेंटिफाई के लिए आज हमारा समाज जो है पर्टिकुलर डे बाय डे दलित लोगों पर अपना शोषण करते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, अब बेसिकली ये देखने को मिला कि हमारी ये जो जर्नी है, जो कि आपका सॉलिडिटरी व्यवस्था में देखा जाता है, जो दलित वर्ड यूज़ किया गया वो बेसिकली पिछड़ी जाति, पिछले वर्ग, पिछड़े लोगों के लिए उनके जाति व्यवस्था के रूप में जो है इस दलित वर्ड को हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में यूज़ किया गया। और उसके तत्पश्चात जो हमारी स्थितियाँ थी, उन स्थितियों में हमने अपने कल्चर्स के साथ साथ अपने दलित लोगों के फेवर के लिए आपने एक चीज़ ध्यान रखा होगा, इतिहास के पन्ने को उखाड़ के देखा होगा
तो दलित लोगों को मंदिर में जाने की अलाउ नहीं था, वो मंदिर में नहीं जा सकते थे। देखा है सीरियल में भी, चाहे किसी जगह पे। तो इस स्थिति में हम ये देख सकते हैं कि दलित लोग व्यवस्था जो है अपने जस्ट व्यवस्था के रूप में कैसे अपना जो पर्टिकुलर विकास है, डेवलपमेंट है, उसके बारे में वो सोचा जाए। अब ये जो दलित वर्ड है, पहली बात तो ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो है देखने को मिलता है। आज भारत में हमारे अलग अलग दलित वर्ग की स्थिति है। अब इसी कारण से हमारा जो है कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। अब दूसरी बात ये है कि देख भाई, वो दिख रहा है क्या इस स्थिति में हमारे, सीधी सीधी बात है कि हम कहते हैं ना कि देख भाई उसका कल्चर ऐसा है, वो दलित है। आपने भीमराव अंबेडकर की स्टोरी पढ़ी होगी, तो कैसे उन्हें छेड़ा जाता था, अरे देख 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 ये नान जात का, ये पिछड़ी जात का है। तो इस तरीके के मतलब कमेंट्स भी किए जाते हैं, जो कि आपका एक टेक्सुअल वर्ड के रूप में जो यूज़ किया जाता था, जो कि हमारा मेथड के रूप में देखा जाए तो, मैथोलॉजिकल व्यवस्था में देखा जाए तो हमारा बहुत प्रताड़ना मिलता था, यानी कि बहुत दुख होता था, इंटरनली फील होता था। क्यों? क्योंकि हमें उस चीज़ पे मतलब व्यंग कमेंट्स के रूप में जो बोला जा रहा है, जाति पात के रूप में बोला जा रहा है, उसे समाज से अलग रखने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस स्थिति में जो है हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, हमारे एटीट्यूड के अकॉर्डिंग जो है हमारा फिलोसोफर के साथ जो संबंध है, फिलोसोफर यानी कि जो लेक्चर देने वाला व्यक्ति है, तो उसका साथ देने वाला जो व्यक्ति है पूर्ण रूप से उसे मतलब अपनी बातों को स्पष्टतापूर्वक ना कहने के लिए भी बहुत बार देखा जाता है कि उनको वेतन मिलता है। वेतन क्यों मिलता है? क्योंकि बड़े जो सेठ हैं वो छोटे लोगों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। तो इस स्थिति में जब जब कोई फॉर्म स्थिति आती है तो उस टाइम अपना फॉर्म निकाल देते हैं 5-6 महीने पहले। तो इस स्थिति में आप देख सकते हो कि दलित लोगों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है वो भी आज पूर्ण रूप से धीरे धीरे समाप्त होती हुई नज़र आ रही है। तो ये आपका जो है हमारे फीचर्स है, जो इफ़ेक्टिव फीचर्स जो हमारे पर्टिकुलर जो दलित लोगों के लिए फिलोसोफर है, तो वो हमारा ये आंसर बन जाएगा। क्लियर है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म दलित? देखिए मीनिंग क्या है दलित, देखो क्वेश्चन जो है ना, दलित वर्ड, दलित इज द कॉन्सेंट हेयर टू कन्वे एंड it is a very poor and very undevelopment person। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि जो अनडेवलपमेंट है, इनरिलेटेड है, जो आपके पर्टिकुलर पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है, अनएजुकेटेड है, तो वो वह लोग जो पिछड़ी जाति के रूप में आज भी जाने जाते हैं, जिनकी संख्या ना के बराबर रह चुकी है। ठीक है, सेंस के रूप में जो है, रेफरेंस के रूप में जो है, उनको कुछ नहीं पता, और वो एज प्रेजेंट टाइम के रूप में अपना जो है एक बेस्ट तरीके का उनके पास नॉलेज नहीं है। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो दलित वर्ड है वो पर्टिकुलर एक ऐसा वर्ड है जो कि हमारे बहुत सारे पर्सन के रूप में जो देखे जाते हैं। ठीक है, अगर बात कर ली जाए 170 मिलियंस दलित इज़ इन इंडिया, यानी कि 170 मिलियंस दलित हमारे इंडिया में रहते हैं महज। ठीक है, तो ये सारे रिकॉर्ड के रूप में जो हमारे अलग अलग जो दलित है, अलग अलग धर्म जाति से भी देखने को मिलता है। और जो दलित वर्ग है अपना विकास जो है पूर्ण रूप से आज तक नहीं कर पाए हैं, और ना उनके कारण, ना उनकी स्थितियों में किसी प्रकार का सुधार लाने का कार्य जो है पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से जो है गवर्नमेंट भी नहीं कर रही। तो इस स्थिति में जो दलित वर्ग के लोग हैं वो अपने जीवन को बस निर्वाहित रूप में जीने की व्यवस्था में मजबूर है, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे समाज की जो दलित वर्ग है की व्यवस्था है, उसे समाज में एक अलग, एक यानी कि डिफरेंट एंगल नजरिए, एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। बिकॉज आप सभी जानते थे कि जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले जो है दलित वर्गों की जो स्थिति है किस तरीके की थी। अगर वो घर में भी आ जाते तो राम 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 राम, तोबा तोबा, क्या क्या अन्याय कर दिया, इस तरीके की बातें बोल के गंगाजल छिड़का जाता था। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है वो आपका पर्टिकुलर क्या है, समाज को बांटने यानी कि समाज को डिवाइड करने का कारण बन रहा था। अब यही दलित जो है पर्टिकुलर एज प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो 1991 में सेंसस के रूप में बात किया जाए, यानी कि सेंसस यानी कि जनगणना के रूप में बात किया जाए, तो उस जनगणना के अनुसार हमें पता चलता है कि जो दलित वर्ग की स्थिति है वो बेहद ही नाजुक रह चुकी है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो स्थिति थी वो अपने लोगों के प्रति ही बेस्ट था। ठीक है,
लेकिन अगर मैं बात बोलूँ एज प्रेजेंट टाइम या फिर 2021 2024, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, तो हमारे समाज में दलित वर्गों का जो एक स्थिति था वो पूर्ण रूप से बेहतर ही पहले था, अब नहीं। बिकॉज जो दलित वर्ग थे उनके लिए कानून का निर्माण किया जाता था, वो ईमानदारी से किया जाता था। वो अलग बात है कि उस समय दलितों को कुछ नहीं माना जाता था, लेकिन अब माना जाता है, उनको रिस्पेक्ट भी दी जाती है। लेकिन आज भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ चुका है, आज यानी कि बोल सकते हो करप्शन ज़्यादा बढ़ चुका है। अब करप्शन बढ़ने के कारण जो है दलित वर्ग जो है पैसे नहीं होते, मजदूर होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, शिक्षित नहीं होते, तो उस स्थिति में ये आपका जो है पर्टिकुलर एरिया जो देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो कि समाज को दो भागों में बांटने का काम कर रहा है ये दलित वर्ग। क्यों? क्योंकि हम अपने दलित से हैं तो हम अपने दलित को ही वोट डालेंगे, हम दूसरे दलित से हैं तो हम दूसरे वकील को वोट डालेंगे। ज़रूरी तो नहीं कि जो दोनों अलग अलग हम चूज़ कर रहे हैं वो दोनों सही है। इसीलिए हमें खुद पढ़कर समझ कर अच्छे तरीके से ज्ञान लेकर ही पर्टिकुलर वोट डालने की प्रक्रिया अपनानी है, ठीक है। तो अब ये देखो दलित वर्ग जानते हो कैसे हमारा जो सुधरा थोड़ा बहुत है। हमारा जब एजुकेशन सिस्टम जो है ना, एजुकेशन पे हमने ध्यान दिया, लोगों की पढ़ाई व्यवस्था पर ध्यान दिया, तब जाके हमारा दलित का ना जो स्थिति है वो थोड़ा समाज में, सोसाइटी में एक पहचान बना और उसमें सुधार आया। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि कंप्लीट होता है।